Hello friends, in last class we talked about the melting point, melting, boiling point, boiling, evaporation और फिर कंडेंसेशन, solidification, freezing. So in last class we talked about these things. Today we are going to start the new topic, that is the latent heat. It is the very important topic of the first chapter of the chemistry. So what we are going to study today? We are going to study today latent heat. Latent heat. तो आज हम क्या पढ़ेंगे, latent heat क्या होता है और इसके बारे में हम जानेंगे पूरी डिटेल में। तो सबसे पहला बात है कि latent heat होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि latent heat, इसमें एक वर्ड जुड़ा है हीट, मतलब कि एक जरूर न जरूर एक हीट एनर्जी ही होगा। आप तो ये बात से समझ रहे होंगे, तो ये क्या होगा, जरूर से जरूर मेरा latent heat एक हीट एनर्जी होगा। लेकिन latent का मतलब क्या होता है? सबसे पहला बात होता है कि हीट तो आपने सुना होगा, लेकिन latent एक आपके लिए नया टर्म होगा। तो latent का मतलब ही होता है हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, छुपा हुआ। लैटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, और हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। तो लैटेंट हीट, छुपा हुआ हीट, मतलब कि हिडन हीट। क्या कह सकते हैं लैटेंट हीट को हम, हिडन हीट। हिडन हीट, लैटेंट हीट का मतलब क्या हुआ, हिडन हीट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हिडन हीट क्या ऐसे होगा ये। तो देखिए, जो हिडन हीट होता है, जो लैटेंट हीट होता है, मतलब लैटेंट हीट होता क्या है, वैसा हीट एनर्जी जो इस्तेमाल हो किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए। द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड द लैटेंट हीट। कहने का मतलब है द हीट एनर्जी दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस विदाउट रेजिंग देयर टेम्परेचर। मतलब कि वैसा सब्सटेंस जो सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करे, वैसा हीट एनर्जी, वैसा एनर्जी जो सब्सटेंस के स्टेट को चेंज कर दे। स्टेट कौन सा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हमारा 3 स्टेट होता है, आप जानते होंगे। तो ये हमारा 3 स्टेट है। तो वैसा हीट एनर्जी जो सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करे। मान लीजिए कोई सब्सटेंस सॉलिड में है, तो उसमें अगर हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब्सटेंस का स्टेट चेंज करके लिक्विड में चला जाए। मतलब सब्सटेंस का जो सॉलिड स्टेट था वो लिक्विड स्टेट में चेंज कर दे विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर भी ना बढ़े। ऐसे आप जानते होंगे जनरली कि अगर किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो उसका स्टेट तो चेंज होता है, साथ साथ में उसका टेम्परेचर भी राइज होता है, क्योंकि हीट एनर्जी है। तो उसका टेम्परेचर, हम क्या जानते हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जो लैटेंट हीट होता है वो सब्सटेंस के स्टेट को तो चेंज कर देता है, लेकिन उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करता है। तो ये होता है हमारा लैटेंट हीट। आइए लैटेंट हीट का हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, डिफिनेशन। latent heat, the heat energy which has to be supplied to change the state of the substance without raising their temperature is called latent heat.
इज कॉल्ड लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट का डिफिनेशन क्या है? द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस विदाउट पॉइंट नोट करने वाली है, विदाउट रेजिंग देयर टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट। तो मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि लैटेंट हीट वैसा हीट एनर्जी होता है जो सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करता है, लेकिन उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होता है, तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं करेगा। तो इसी वजह से लैटेंट हीट का अभी मैंने आपको मतलब समझाया कि लैटेंट हीट का मतलब होता है क्या? हिडन हीट। क्या होता है? हिडन हीट। लैटेंट हीट का क्या मतलब होता है? हिडन हीट। तो इसे हिडन हीट क्यों कहते हैं? अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों इसे हिडन हीट कहते हैं। क्योंकि जो लैटेंट हीट है वो सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करता है, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता है, उसके टेम्परेचर में कोई इन्हांसमेंट नहीं होता है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, उसका टेम्परेचर एज यूजुअल रहता है पहले की तरह। तो क्यों हिडन हीट उसे कहा जाता है? क्योंकि बिकॉज लैटेंट हीट को हिडन हीट क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो क्यों इसे हिडन हीट कहते हैं? क्योंकि इट डज नॉट रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये टेम्परेचर को रेज नहीं करता है सब्सटेंस को। तो ठीक है, अब जो हम हीट एनर्जी से प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर वो सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में तो यूज हो रहा है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर क्यों नहीं राइज कर रहा है? क्वेश्चन हमारा राइज होता है, क्या राइज होता है हमारा क्वेश्चन? बाई latent heat does not increase the temperature of the substance। हमारा ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई लैटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। लैटेंट हीट है जो सब्सटेंस के स्टेट को तो चेंज कर रहा है, लेकिन उसके टेम्परेचर को रेज नहीं करता है, इंक्रीज नहीं करता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या यूज होता है कि वाई द सब क्वेश्चन हमारा यही रह जाता है कि उसके टेम्परेचर को वो क्यों नहीं इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर हम जानते हैं, द लैटेंट हीट विच बी सप्लाइड इज used up in overcoming the force of attraction between the particles of the substance। कहने का मतलब है कि जो लैटेंट हीट है वो जो हम सप्लाई करते हैं लैटेंट हीट किसी भी सब्सटेंस को, वो कहाँ इस्तेमाल हो जाता है? वो इस्तेमाल हो जाता है जो सब्सटेंस के बीच, जो सब्सटेंस का जो पार्टिकल्स होगा, जैसे कोई भी सब्सटेंस होगा उसके बीच में उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, टीनी पार्टिकल्स होंगे। हाँ, ये सब लोग जानते हैं। तो टीनी पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? उसका प्रॉपर्टीज क्या है? पार्टिकल्स हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। उसके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो दोनों के बीच में कुछ न कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है दोनों पार्टिकल्स के बीच में। तो जो लैटेंट हीट हम सप्लाई करते हैं तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में इस्तेमाल हो जाता है। कहाँ लैटेंट हीट इस्तेमाल हो जाता है? द लैटेंट हीट इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे खत्म करने के लिए, उसे नेग्लिजिबल करने के लिए ही सारा लैटेंट हीट उसी में यूज अप हो जाता है। सारा लैटेंट हीट कहाँ यूज हो जाता है? इस उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे खत्म करने में, उसे मिटाने में, उसे इरेज करने में, मतलब कि उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने में लैटेंट हीट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? पॉइंट को नोट कीजिएगा, लैटेंट हीट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसे डिस्ट्रॉय करने में, उसे खत्म करने में। तो इस वजह से ही जो लैटेंट हीट है जो पूरी तरह से यहाँ पे इस्तेमाल हो जा रहा है। तो अब इस वजह से उसके अब लैटेंट हीट बचा नहीं, सारा लैटेंट हीट हम इसी में इस्तेमाल कर लिया वो।
तो इस वजह से वो टेम्परेचर को राइज नहीं कर पाता है, सब्सटेंस के टेम्परेचर को राइज नहीं करता है। तो आइए इसका हम आंसर लिख देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। द latent heat which we provide is used up in overcoming the force of attraction between the particles of the substance। तो ये है हमारा क्वेश्चन। हमारा क्या था, वाई द latent heat does not increase the temperature of the substance? The latent heat which we provide is used up in overcoming the force of attraction between the particles of the substance। तो इसी वजह से latent heat का क्या होता है, that's why, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आगे में, that's why के बाद क्वेश्चन लिख सकते हैं, that's why the latent heat does not increase the temperature of the substance। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने में, उसे खत्म करने में सारा लैटेंट हीट का इस्तेमाल हो जाता है। इस वजह से लैटेंट हीट है जो सब्सटेंस के टेम्परेचर को इंक्रीज और राइज नहीं कर पाता है। तो ये था हमारा लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या, अभी हमने क्या पढ़ा है कि लैटेंट हीट क्या होता है, लैटेंट हीट टेम्परेचर क्यों नहीं राइज करता है, अभी हमने 2 पॉइंट जाना। और लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है, हिडन हीट। हिडन हीट क्यों कहा जाता है लैटेंट हीट को, क्योंकि वो सब्सटेंस के टेम्परेचर को रेज नहीं कर पाता है। अब आइए आगे देखते हैं। अब आगे क्या कि लैटेंट हीट भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। There are 2 types of latent heat। latent heat भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला latent heat क्या होता है, latent heat of fusion, और दूसरा क्या होता है, latent heat of vaporization। तो हमारे 2 प्रकार के latent heat होते हैं, हमारे 2 तरह के latent heat होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 तरह के, latent heat of fusion and the second one is latent heat of vaporization। तो अब क्वेश्चन arises is what is the latent heat of fusion। तो latent heat of fusion क्या होता है, the heat energy required to convert the solid state to the liquid state of a substance is called the latent heat of fusion। तो latent heat उसे कहते हैं, latent heat of fusion उसे कहते हैं जो किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करने में जो इस्तेमाल हो। और latent heat of vaporization क्या होता है कि वैसा हीट एनर्जी जो किसी सब्सटेंस के लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट और द वेपर स्टेट में चेंज करने में जो हीट एनर्जी लगे, जो लैटेंट हीट लगे, उसे हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आइए हम लिख लेते हैं, द हीट एनर्जी required to convert the liquid state, convert the solid state to
लिक्विड स्टेट of the substance is called latent heat of fusion। तो latent heat of fusion क्या होता है हमारा कि the heat energy required to convert the solid state to the liquid state of the substance is called latent heat of fusion। latent heat of fusion क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जो लैटेंट हीट का हम इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बात आती है कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, हमारा क्वेश्चन क्या रहा होता है कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है हमारा। The heat energy required to convert the liquid state to gaseous और वेपर स्टेट is called latent heat of vaporization। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है कि वैसा हीट, लेटेंट हीट जो सब्सटेंस के लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज करने में इस्तेमाल हो। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैसा लेटेंट हीट जो किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट में चेंज करने में इस्तेमाल हो, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हमारे दो तरह के लेटेंट हीट थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब मैंने इसे देख लिया, अब आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और अब आगे बढ़ते हैं। एक आपने तो समझ गया होगा कि लेटेंट हीट किसे कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसे कहा जाता है। अब एक टर्म आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। तो क्या एक टर्म आता है हमारा नया कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड, हमारा ये नया टर्म है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। इसे ये क्या होता है, अब देखिए आपने अभी मैंने क्या बताया कि लेटेंट हीट है वो सब्सटेंस का स्टेट को तो चेंज करता है लेकिन उसके टेम्परेचर को चेंज नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक स्टैंड है, साइड स्टैंड, इससे एक हमारा क्या कनेक्टेड है, ये है हमारा बर्नर, ये है वायर गॉग, ये है हमारा साइड स्टैंड, ये है हमारा थर्मोमीटर
मीटर, ये है हमारा बीकर, बीकर में लिक्विड प्रेजेंट है, जो थर्मोमीटर को जहां से नापा जाता है वो उसमें डिजोल्व है लिक्विड में। लिक्विड में कौन सा लिक्विड है? वाटर। सबसे पहले आइस है, मान लीजिए इसमें आइस है, क्या है? आइस है, आइस क्यूब है, स्क्वायर के फॉर्म में सब डाला हुआ है, ठीक है। अब देखिए कि मैंने क्या बताया कि लैटेंट हीट है जो सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करता है पर उसके टेम्परेचर को रेज नहीं करता है। अब देखिए ये यहाँ पे हमने आइस डाला हुआ है और थर्मोमीटर है जो आइस डाला हुआ है उसके टेम्परेचर को ये शो करेगा। क्या शो करेगा? थर्मोमीटर शो करेगा किसके टेम्परेचर को? आइस के टेम्परेचर को, जो इस बीकर में रखा हुआ है उसके टेम्परेचर को शो करेगा। अब जैसे कि ये आइस के फॉर्म में हमने इसे हीट देना शुरू किया, अब इसे हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू किया। तो स्टार्ट में क्या हमने देखा कि शुरू में जो थर्मोमीटर था उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था। सबसे पहले हुआ मान लीजिए -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा होगा, फिर बता रहा होगा -4 डिग्री सेल्सियस, फिर और हम हीट बढ़ाएं तो हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। फिर हम उसे हीट कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते रहे, उसके बाद हो गया होगा -2 डिग्री सेल्सियस, फिर -1 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए -1 डिग्री सेल्सियस तक क्या हुआ कि जैसे जैसे हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे वैसे वैसे आइस का टेम्परेचर राइज कर रहा था, वैसे वैसे आइस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था। लेकिन जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड किए और जैसे ही इसका टेम्परेचर आइस का -1 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना डिग्री सेल्सियस हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से? -1 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। जब हम टेम्परेचर को, जब हम उसे जब लगातार उसे हीट प्रोवाइड करते रहे, उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहाँ आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या हुआ कि फिर से हम उसे कंटिन्यूसली हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, फिर से हम उसे हीट एनर्जी देना शुरू कर दिया। हीट एनर्जी कंटिन्यूसली आपका चालू ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, हमेशा ऑन रहेगा। तो अब क्या देख रहे हैं कि हम हीट एनर्जी दे रहे हैं लेकिन जो आइस का जो टेम्परेचर है वो रेज नहीं हो रहा है। रेज कैसे नहीं हो रहा है? क्योंकि थर्मामीटर है जो क्या शो कर रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस। वो उससे ऊपर हम हीट एनर्जी तो उसे प्रोवाइड कर रहे हैं, आइस को हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। उसका टेम्परेचर थर्मोमीटर में वो कितना बता रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो बढ़ ही नहीं रहा है। और आप इस एक्सपेरिमेंट को करते रहें, आप देखेंगे कि आप क्या नोट करेंगे कि आइस का टेम्परेचर तब तक नहीं इंक्रीज किया जब तक कि पूरा आइस है जो लिक्विड स्टेट में ना चेंज कर गया होगा। जब पूरा आइस लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया, जब वो लिक्विड के फॉर्म में आ गया, वाटर के फॉर्म में आ गया, तो हम देखेंगे जब फिर उसे हम टेम्परेचर तो उसका तो हीट एनर्जी हम कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे थे, फिर हम क्या देखेंगे जब वो पूरी तरह से आइस लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम देखेंगे फिर से उसका टेम्परेचर रेज करना शुरू हो गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या था? एक बार आके रुक गया था, लेकिन अब जैसे ही उसका पूरा आइस है जो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गया तो फिर से उसका टेम्परेचर है जो रेज करना शुरू कर दिया। मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस अब कहाँ चला गया? 1 डिग्री सेल्सियस। फिर टेम्परेचर दिए 2 डिग्री सेल्सियस, फिर टेम्परेचर बढ़ाए 3 डिग्री सेल्सियस, फिर टेम्परेचर बढ़ाए 4 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से वो टेम्परेचर फिर रेज करना शुरू कर दिया। तो हमने क्या देखा? मैंने आपको डिफिनेशन क्या बताया कि लैटेंट हीट क्या होता है? जो किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करता है विदाउट रेजिंग देयर टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखिए ये आइस था, आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म है वाटर का। वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या होता है? आइस होता है, आप जानते होंगे। वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या होता है? सॉलिड फॉर्म आइस होता है। तो देखें सॉलिड फॉर्म क्या है? आइस था। तो मैंने बताया था कि लैटेंट हीट सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करता है विदाउट रेजिंग देयर टेम्परेचर। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि आइस था जो उसका पहले टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे आने पर 0 डिग्री सेल्सियस आने में जब पहुंचा
तो हमने देखा कि उसका टेम्परेचर रेज करना बंद कर दिया, लेकिन हम हीट एनर्जी कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे थे तब भी उसका टेम्परेचर रेज करना बंद कर दिया। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, और फिर क्या देखा कि जब तक जो जितना भी आइस था वो लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हुआ तब तक उसका टेम्परेचर रेज नहीं किया। तो हमने यहाँ पर क्या डेफिनेशन से हम क्या समझे कि यहाँ पर लैटेंट हीट इस्तेमाल हो गया। यहाँ पे जो हम हीट एनर्जी दिए 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड किए वो कैसा हीट एनर्जी था, लैटेंट हीट एनर्जी था, लैटेंट हीट एनर्जी था, हीट एनर्जी था। और किस तरह का लैटेंट हीट एनर्जी था, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि मैंने बताया कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जो सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा लैटेंट हीट लगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन वाला लगा, ठीक है। तो ये था हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखिए कि जब वो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया तो फिर से हम उसे हीट करना शुरू किए तो उसका टेम्परेचर रेज करना स्टार्ट कर दिया वाटर का एक समय आया कि वो रेज करते करते 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने क्या देखा कि फिर से हम उसका टेम्परेचर उसे हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा। थर्मोमीटर में उसका टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं शो कर रहा है। तो फिर से वो यहाँ पर रुक गया। और कब तक नहीं बढ़ा वो, जब तक कि पूरी तरह से जो लिक्विड स्टेट में जो वाटर था वो गैसेस स्टेट में ना चेंज हो गया। जब वो पूरी तरह से गैसेस स्टेट में चेंज हो गया तो फिर से उसका टेम्परेचर राइज करना शुरू कर दिया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर भी उसका टेम्परेचर आके रुक गया, लेकिन उसके स्टेट चेंज हो रहे थे। तो लैटेंट हीट क्या होता है, सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करता है लेकिन उसके टेम्परेचर को रेज नहीं करता है। तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन उसका स्टेट चेंज हो रहा था। किस में से किस में जा रहा था, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पर भी क्या लगा, लैटेंट हीट ही इस्तेमाल हुआ। 100 डिग्री सेल्सियस पर भी जो हीट एनर्जी हम प्रोवाइड किए वो कैसा हीट एनर्जी होगा, लैटेंट हीट एनर्जी होगा, लैटेंट हीट होगा। लेकिन लैटेंट हीट भी होगा तो किस तरह का लैटेंट हीट होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा कहाँ पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो वाटर को जब हमने सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज किया तो हमने देखा कि एक 0 डिग्री सेल्सियस पर और एक 100 डिग्री सेल्सियस पर उसके टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता है। तो ये दोनों जगह उसमें लैटेंट हीट अप्लाई हो रहा है। तो लैटेंट हीट 0 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा लगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और 100 डिग्री सेल्सियस पर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये था हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो हमने पूरी डिटेल में समझ लिया। अब देखते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड क्या होता है। क्या देखेंगे अब, लैटेंट हीट ऑफ latent heat of fusion of solid is the amount of heat in joule latent heat of fusion of solid is the amount of heat in joule required to convert solid state to required to convert 1 kilogram of solid, कितना 1 kilogram of solid
to liquid without raising the temperature। तो ये है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड कहने का मतलब कि वैसा लेटेंट हीट जो 1 किलोग्राम सॉलिड को चेंज करने में जो लेटेंट हीट लगता है, 1 किलोग्राम, कितना, नोट कीजिएगा मेरे बातों को, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में, किसमें, 1 किलोग्राम सॉलिड का क्वांटिटी कितना ले रहे हैं, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम सॉलिड को किसमें चेंज करना है, लिक्विड में। 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने में जो हीट, जो लेटेंट हीट इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। उसे हम क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने में जो लेटेंट हीट का इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, देखिए डिफिनेशन से भी आप समझ सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड इज द अमाउंट ऑफ हीट, क्या, अमाउंट ऑफ हीट इन जूल required to convert the 1 kilogram of solid to the liquid without raising their temperature। तो latent heat of fusion of solid क्या कहता है कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने में जो लेटेंट हीट का इस्तेमाल हो, उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये था हमारा क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड, जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या होता है, आइस होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का क्या होगा, लेटेंट हीट हमारा क्या होगा, 3.34 इंटू 10⁵ जूल। मतलब कि 1 किलोग्राम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें इतना जूल हीट एनर्जी चाहिए। कितना जूल एनर्जी चाहिए, देखिए मैं लिख भी देता हूं, पॉइंट नोट करने वाली है। 3.34 इंटू 10⁵ जूल हीट इज required to convert the 1 किलोग्राम ऑफ आइस। 1 किलोग्राम आइस को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए कितना जूल एनर्जी चाहिए, 3.34 इंटू 10⁵ जूल। तो ये था हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, अब आते हैं हमारा एक और क्या है, एक और हमारा टर्म है इसी तरह से मिलता जुलता, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। क्या है हमारा नेक्स्ट टर्म, हमारा एक और टर्म है यहां पर, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। तो ये है हमारा नेक्स्ट टर्म। इसमें क्या होता है कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, जो देखिए, the amount of heat in joule required to convert 1 kilogram of liquid to gases or vapor without
in temperature is called latent heat of vaporization of liquid। कहने का मतलब है कि द हीट एनर्जी, the amount of heat in joule required to convert 1 kilogram of liquid to the gas without change in temperature is called a latent heat of vaporization of liquid। मतलब कि 1 किलोग्राम लिक्विड को किसमें चेंज करना है? गैस में। 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करने में जितना जूल हीट एनर्जी लगेगा उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। तो ये था हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। अब एक और यहाँ पर पॉइंट क्या नोट करने वाली है, 22.5 इंटू 10⁵ जूल is the heat energy required to convert 1 kilogram of water into vapor। मतलब कि 22.5 इंटू 10⁵ जूल हीट एनर्जी हमें इस्तेमाल करना होगा। क्या करने के लिए? 1 किलोग्राम लिक्विड वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए हमें कितना जूल एनर्जी चाहिए, कितना जूल हीट एनर्जी चाहिए? 22.5 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी चाहिए। तो ये था हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। तो आई होप आप लोगों को लेटेंट हीट पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का पूरा लेटेंट हीट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट? आज हमने पढ़ा लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट कितने प्रकार के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फिर हमने देखा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ लिक्विड सॉलिड क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वेपोराइजेशन क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड क्या होता है। तो ये टॉपिक था हमारा पूरा लेटेंट हीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फर्स्ट चैप्टर का। तो आज हम सिर्फ लेटेंट हीट क्लास लेंगे। कल हमारा नेक्स्ट क्लास होगा और लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का। कल 3 टॉपिक हमारा बच रहा है, छोटा छोटा टॉपिक है, एकदम छोटा छोटा, कोई बड़ी बात नहीं है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इवापोरेशन और 2 हमें स्टेट पढ़ने हैं। तो कल हमारा लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर का। थैंक यू स्टूडेंट।